ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल संघर्ष विराम हो चुका है। इन दोनों देशों के बीच हुई जंग ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के पावर कंट्रोल की जंग को उठा दिया है। इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा था, पर यह युद्ध यूं ही नहीं है। इसके पीछे भी एक इतिहास है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी का कारण केवल धार्मिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक, ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिकल रहा है। इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि ईरान क्यों अरब देश अमेरिका इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और क्यों हर सुपर पावर ईरान पर अपना कंट्रोल चाहता है, खासकर अमेरिका। ईरान क्यों हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज जैसे संगठनों को वित्तीय मदद देकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा है। ये वही हमास है जिसने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया था और तब से शुरू हुई जंग मिडिल ईस्ट में आज भी जारी है। यह सब समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें पहले समझनी होगी, पहले उसे जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जब हज़रत मोहम्मद प्रॉफिट ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो उस समय इस्लाम मिडिल ईस्ट से लेकर स्पेन तक फैला था। प्रॉफिट की डेथ के बाद अगला खलीफा कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। जिन लोगों ने मोहम्मद के दोस्त अबू बकर को अपना खलीफा माना वो सुन्नी कहलाए, और जिन्होंने मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब को मोहम्मद के बाद वैध उत्तराधिकारी माना वो शिया कहलाए। इस तरह से इस्लाम में शिया और सुन्नी का विभाजन हुआ। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो सुन्नी मुसलमानों की संख्या शिया से काफ़ी अधिक है और ये डोमिनेटेड भी है। ऑल ओवर देखें तो केवल 10% ही शिया मुस्लिम है। शिया और सुन्नी खुद को कल्चरली भी एक दूसरे से काफ़ी अलग मानते हैं। इस कल्चरल डिफरेंस की वजह से ही मिडिल ईस्ट में हमेशा से शिया सुन्नी के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। ईरान की बात करें तो यह शिया बहुसंख्यक देश है जो सुन्नी बहुसंख्यक अरब देशों के बीच में स्थित है। हालांकि इस देश में कुर्द के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं। पहले इसे पर्शियन एम्पायर भी कहा जाता था। ईरान में कई दशकों तक मोनार्की रही है, यानी कि राजशाही रही है। 1785 से 1925 तक काजार वंश ने राज किया और फिर पहलवी वंश ने राज किया। राज भले राजाओं का हो, परंतु यहाँ के इस्लामिक स्कॉलर जिन्हें उलेमा कहते हैं, उनकी दी गई सलाह को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा है और इनसे भी सर्वोच्च होते हैं यहाँ आयतुल्लाह, जो उच्च शिया धर्मगुरु माने जाते हैं, जो ईरान के इस्लामिक लीडर भी कहे जाती हैं। ईरान के लोग अपने कल्चर, धर्म को अधिक महत्व देते हैं और आज भी यही है। इसके अलावा ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्सेज के कारण भी सुपर पावर देशों की नज़र में हमेशा से रहा है और हर सुपर पावर ईरान पर कंट्रोल चाहता है। यहाँ ऊर्जा संसाधनों का भंडार है जिनमें तेल और गैस सबसे अहम है। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी जिसे अरब अरेबियन खाड़ी भी कहता है, लेकिन भारत इसे केवल खाड़ी ही कहता है, और ओमान की खाड़ी में लगती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चेक पॉइंट गल्फ को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ती है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट से तेल और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट का लगभग 20% हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से ही होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान से निकला तेल यहीं से होकर जाता है, इसलिए इसे ऑयल चौक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ईरान बार बार इसे बंद करने की धमकी देता रहा है ताकि इसके बंद होने से पूरी दुनिया में होने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़े, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और इस तरह ईरान अपनी बात मनवा सकता है। हालांकि अब तक कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ईरान की आर्थिक स्थिति आज भी उतनी मजबूत नहीं है और ईरान की जो आज स्थिति है वो हमेशा से नहीं थी, ये समय के साथ बदली है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक और ईरानी औपनिवेशिक शक्तियों के बढ़ते दबाव के सामने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ इसके जियोलॉजिकल महत्व के कारण वो सोवियत यूनियन, जो आज का रूस है, और ब्रिटेन के बीच चल रहे ग्रेट गेम का सेंटर बन गया था। इन दोनों महाशक्तियों ने ईरान के प्रभावित क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए ईरान पर दबाव बनाकर ट्रीटी भी साइन करवाए थे, जिससे उत्तर ईरान पर सोवियत यूनियन का, जो आज का रूस है, और दक्षिण में ब्रिटेन का वर्चस्व बढ़ गया। इससे ईरान की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी। ईरान के जो भी राजा इस दौरान सत्ता में रहे वो विदेशी ताकतों के पपेट से बन के रह गए थे, चाहे वो काजार वंश के फतह अली शाह हो, मोहम्मद शाह हो, नासिर उद्दीन हो या पहलवी वंश के राजा हो। इससे राजशाही से ईरान की जनता का भरोसा डगमगाने लगा था। कहीं ना कहीं अब वो राजशाही से चिढ़ने लगे थे। इसके बाद ईरान में तेल की जो खोज हुई, उसके बाद जो हुआ, उसी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन को हवा दी थी। 1908 में विलियम डियार्की, जिन्हें ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था, उनकी कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने ईरान में तेल की खोज की और एक एग्रीमेंट के तहत ईरान सरकार को कंपनी की कुल आय का लगभग 16% हिस्सा ही देती थी।
ईरान को मिलने वाला लाभ कंपनी के लाभ के मुकाबले बहुत कम था। ईरानियों के बीच ये भावना गहराती गई कि विदेशी कंपनियां, खासकर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, उनके देश के तेल के संसाधनों का फायदा उठाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं, जबकि देश को बहुत कम हिस्सा मिलता है और इसमें राजशाही भी शामिल है। यही कारण था कि मोनार्की के पैरेलल में उलेमा ने लोगों के समर्थन से इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिसे ईरानियन मजलिस की स्थापना की गई, जिसे ईरान की संसद भी कहा गया। इस तरह शाही सत्ता की ताकत को सीमित कर दिया गया। हालांकि मजलिस को कमजोर करने के रूस और ब्रिटेन ने कई कोशिशें की थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद रूस ने ईरान तो छोड़ दिया था, लेकिन ब्रिटेन ईरान को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने ईरान के आर्मी हेड रेजा खान पहलवी को मोहरा बनाकर तख्ता पलट करवाया और मजलिस को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तो यूके, यूएस और रूस मिलकर जर्मनी के खिलाफ मैदान में थे। इस दौरान ईरान में जर्मनी का प्रभाव बढ़ रहा था। यूके और सोवियत यूनियन इसके खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले से ईरान के हालात बिगड़ जाते हैं और अमेरिका खाने पीने की चीज़ों के सप्लाई और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई करने के लिए ईरान को सपोर्ट करता है और यहीं से ईरान में अमेरिका की एंट्री शुरू हुई थी। वॉर खत्म होने के बाद भी रूस ईरान को नहीं छोड़ रहा था। अमेरिका ने यूएन में इसका विरोध किया, जिससे रूस को 1946 में ईरान से निकलने के लिए विवश होना पड़ा था। चूंकि अमेरिका की नज़र हमेशा से ईरान के रिसोर्सेज पे थी, तो वह भी ईरान के तेल से हो रहे फायदे में हिस्सा लेने लगा था। यही नहीं, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करने लगा था। 1951 में मजलिस के एक सदस्य मोहम्मद मोसादेग ने तेल में अमेरिका और यूके के हिस्से का विरोध किया। जनता ने उनका साथ दिया और वह प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने 1951 में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के खिलाफ कदम उठाकर तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ईरान की संसद, जो कि मजलिस थी, उन्हें भारी समर्थन दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने मोसादेक के फैसले को एग्रीमेंट का उल्लंघन करार देकर कई तरह के सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए थे, जिससे ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसके बाद अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन ने अपनी खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर एक गुप्त अभियान चलाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन अजेक्स, और ईरान में इसके जरिए तख्ता पलट करा दिया गया और पहलवी वंश के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता पर आसीन कर दिया गया। शाह मोहम्मद अमेरिका के इशारे पर चलने लगे और फिर से शाह ने तेल का लाभ अमेरिका और यूके की कंपनी को दे दिया। शाह ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध बनाए। इस दौरान शाह ने अपने खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया और सावक नाम की एक खुफिया एजेंसी भी बनाई, जो देश के बाहर तो काम कर ही रही थी, लेकिन देश के बाहर से ज्यादा वो देश के अंदर उन नेताओं पर नजर रख रही थी जो राजशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पर यह आवाज दबने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। साल 1963 आया, तब आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह की पश्चिमी नीतियों और अमेरिका के प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। खुमैनी ने एक नई विचारधारा दी, विलायत फकीह। उनका मानना था कि देश को कोई आदमी नहीं चला सकता, एक इस्लामिक राज्य होना चाहिए और शरिया के तहत ही देश को चलाया जाना चाहिए। शाह ने खुमैनी को निर्वासित तक कर दिया था, इसके डर से कि जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। 15 साल के निर्वासन में होते हुए भी खुमैनी ने अपनी स्पीच बंद नहीं किया और यहाँ तक कि उनके स्पीच को स्मगलिंग के जरिए ईरान में भेजा जाने लगा था। शाह के खिलाफ जन आंदोलन बढ़ता जा रहा था और इसके चलते 1979 में शाह ने बीमारी का बहाना बनाकर देश को छोड़ दिया। खुमैनी 1 फरवरी 1979 को तेहरान लौटे और उनका भव्य स्वागत हुआ। खुमैनी ने इसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन नाम दिया। क्रांति के बाद राजशाही समाप्त हुई और ईरान बना एक इस्लामिक गणराज्य। अब थोड़ा इजराइल के बारे में जान लेते हैं, जो इन दोनों देशों की दुश्मनी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। रोमन साम्राज्य ने जब यहूदियों के यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्हें खदेड़ दिया और यहूदियों को दुनिया के कोने कोने में बिखरने के लिए मजबूर कर दिया था। 1900 साल तक यहूदियों का कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, वो दुनिया के कोनों में बिखर गए थे। यहूदियों पर यूरोप में अत्याचार बढ़े। बेंजामिन थियोडोर हर्जल ने 1857 में यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग की। इसी आंदोलन को कहा गया जियोनिज्म। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए एक राष्ट्र बनाने की बात कही। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया कि ब्रिटिश शासित फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया जाए। पहला भाग, जो कि यहूदी राज्य बनाया गया, उसे इजराइल का नाम दिया गया और दूसरे को फिलिस्तीन का नाम दिया गया। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया और अरब देश इसके खिलाफ थे। इसके अगले दिन अरब देशों ने हमला कर दिया इजराइल पर और इस हमले में इजराइल जीत गया। 78% भूमि पर उसने कब्जा भी कर लिया। इजराइल का अरब देशों के साथ कई बार युद्ध हुआ और हर युद्ध के बाद फिलिस्तीन की समस्या उभरती गई। इजराइल में भारत की तरह ही
पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि ईरान में थियोक्रेसी है। इसमें इस्लाम के सर्वोच्च नेता ही सुप्रीम लीडर बनते हैं और देश को चलाते हैं। इजराइल जब बना था तो अरब देशों के विपरीत ईरान ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। दोनों ही देश सोवियत समर्थित अरब राष्ट्रों के प्रभाव को रोकना चाहते थे। ईरान और इजराइल दोनों के संबंध अमेरिका से अच्छे थे। ईरान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने भी कभी इजराइल विरोध की खुली नीति नहीं अपनाई, परंतु इजराइल को मान्यता भी नहीं दी। इजराइल और ईरान के बीच संबंध शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के समय मजबूत हुए थे। शाह के शासन के दौरान ईरान ने इजराइल को तेल की आपूर्ति तक की थी। व्यापार और निर्माण परियोजनाओं में भी दोनों ने मिलकर काम किया था। यहाँ तक कि दोनों की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सावाक दोनों मिलकर काम तक करती थी। लेकिन 1979 के बाद चीजें बदल गई। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया। इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वाले देश के तौर पर देखा जाने लगा। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी इस्लामिक क्रांति पूरे मुस्लिम जगत में फैलाना चाहते थे और चाहते थे कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ईरान को अपना लीडर माने। ईरान एक तरह से खुद को पीड़ित मुसलमानों के लिए मसीहा बनकर खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था। उधर सऊदी अरब खुद को मक्का मदीना का केयर टेकर कहता है और इसलिए वह खुद को मुस्लिमों का लीडर मानता है। इसीलिए ईरान और सऊदी अरब के बीच ये जो जंग है सुप्रीम लीडर बनने की, मुस्लिमों का लीडर बनने की, वो आज भी जारी है। अब इसे विडंबना ही कहिए कि अमेरिका ने ईरान और सऊदी के जरिए ही 1979 से पहले तक मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा था। ईरान अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पावर को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और ये इजराइल के रहते संभव नहीं है। खुमैनी ने सीधे इजराइल और अमेरिका को शैतान की उपाधि दे डाली। उनका मानना था कि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तक तोड़ दिए। हालांकि 1980 और 1988 के दौरान इजराइल और अमेरिका दोनों ने इराक के खिलाफ जंग में ईरान की मदद की थी, क्योंकि वह सद्दाम हुसैन को ईरान से भी बड़ा खतरा मानते थे। एक तरह से कहें तो खुमैनी के लीडरशिप में भी ईरान इजराइल का सीक्रेट अलायंस जारी था। खुमैनी के निधन के बाद 1989 में अली हुसैनी खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने। इसके बाद ईरान और इजराइल के संबंधों में 1990 में एक और टर्निंग पॉइंट आया। 1990 में ईरान और इजराइल के बीच जो सीक्रेट अलायंस था वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण समाप्त हो गया। इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और आज भी मानता है। हालांकि ईरान बार बार ये दावा करता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल को ऐसे कई सबूत मिले जो ये उसके लिए उसकी आशंकाओं को बढ़ाते हैं कि ईरान जरूर परमाणु हथियारों को बना रहा है और इसीलिए इजराइल बार बार ईरान को निशाना बनाता है। इस दौरान ईरान ने इजराइल विरोधी सशस्त्र संगठनों का खुलेआम समर्थन भी शुरू कर दिया था। ईरान ने 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह संगठन इजराइल के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध, रॉकेट हमले और अपहरण जैसी रणनीतियां अपनाता है। हिजबुल्लाह को ईरान से धन, हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। 1990 में ईरान ने गाजा के आतंकी संगठन हमास को भी समर्थन देना शुरू कर दिया था। ये वही संगठन है जिसने 2023 में अक्टूबर के महीने में इजराइल पर हमले किए थे। यह संगठन न केवल इजराइल के अस्तित्व को नकारता है, बल्कि वर्षों से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, रॉकेट हमले और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। और ऐसे ही बीतते समय के साथ ईरान धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे कट्टर विरोधी बन गया। अमेरिका, इजराइल और सऊदी से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई ना कोई ऑपरेशन चलाता रहा है, लेकिन कभी भी इजराइल और ईरान के बीच सीधा कोई जंग नहीं हुई है। लेकिन अब 13 जून 2025 को दोनों देशों के बीच सीधी जंग हुई तो पूरी दुनिया की नज़र इन पर टिक गई। अब ये जंग रुक चुकी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुल मिलाकर कहें तो केवल रॉकेट बम धमाकों की जंग नहीं, बल्कि धर्म, सत्ता और पहचान की वो लड़ाई चल रही है जो दशकों से मिडिल ईस्ट में जारी है। और ये कब थमेगी किसी को नहीं पता। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।